और हम आपको बता दें वाराणसी का कायाकल्प तेजी से हो रहा है, इस पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप बहुत दिनों से बनारस नहीं आए हैं तो आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इस वक्त मैं किस सड़क पर हूँ। यकीन मानिए, ये वही बनारस है, ये वही सड़क है जिसको आप जाम में घिरा पाते थे, जिसकी सड़कों को आप टूटा पाते थे और जहाँ पर बेरंग सी आपको रंग में रंगी हुई दुकानें और मकान नज़र आते थे। लेकिन आज ये विश्वनाथ की नई काशी है और इसी काशी को देखने निहारने लोग पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कायाकल्प किया जा रहा है। लाखों करोड़ों की योजनाओं से काशी की सूरत बदली जा रही है। इसी कड़ी में गोदोलिया चौराहे का भी स्वरूप बदला गया है। इन दिनों गोदोलिया चौराहा लोगों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चौराहे का रंग रोगन और विकास लोगों को काफी पसंद आ रहा है। स्थानीय लोग तो इसकी तुलना लंदन स्ट्रीट से कर रहे हैं। सबसे पहले सड़क की करें तो आप ये देखिए कि ये पत्थर अब आपको टूटे फूटे नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इतने अत्याधुनिक भी नहीं नजर आ रहे होंगे कि जिसमें काशी की पहचान ही बदल जाए। ये दुकानें आपको वैसी ही हैं, बस इन दुकानों को एक रंग दे दिया गया है, एक आकार दे दिया गया है। हूबहू मंदिर जैसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बनारस मंदिरों का ही तो शहर है। एक रंग है गुलाबी और इसमें जब ये हेरिटेज लाइट चमकती हैं तो यूं लगता है कि जैसे आप किसी विदेशी सड़क पर हो। और अब तो बनारसी कहने भी लगे हैं कि ये तो लंदन स्ट्रीट है। गोदोलिया चौराहे का रंग रूप संवर गया है। आकर्षक सड़क, रंग रोगन और किनारे पर लगे लैंप इन दिनों काशी को नया रूप दे रहे हैं। गोदोलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और ये सबको लुभाती नजर आ रही है। यही वजह है कि यहाँ रात के वक्त भी लोग घूमने टहलने निकल आते हैं। साथ ही चाय की चुस्की के साथ पीएम मोदी के प्रयासों से संवर रही काशी को देखकर पीएम मोदी की तारीफ करना नहीं भूलते। समय बदल गए लो, पहले वाला बनारस नहीं रह गए लो। अच्छा। अब जे आओ तो देखे आवे। अच्छा। तो ओकर आँख खुलल रही, क्या बात है, आनंद का बन रहो। मोदी जी आए हैं तो उसके बाद उन्होंने बनारस को जो विकास किया है और मोदी जी ध्यान दिए हैं। ये जो सड़कों को आप देख रहे हैं, ये कभी जीवन में सन 1860 का जो सीवर था, जो यहाँ पानी लग जाता था, इन्होंने यहाँ पर एसटीपी प्लांट दो लगाए हुए हैं बनारस में, और ये सारा डाइवर्ट करके सीवर गंगा में मल जल न गिरे, सारा उसी एसटीपी में जाएगा। और गजब का प्लान है। अब तो 100-200 साल तो इस सीवर को छूने की कोई जरूरत ही नहीं है। बनारस का दिल कहा जाता है गोदोलिया चौराहा। ये इलाका अक्सर सड़क पर लगने वाले जाम से हलकान रहता था। टूटी सड़कें अब पुरानी बात हो चुकी है। चौराहे के बीचों बीच महादेव के नंदी का शिखर है। नंदी का मुंह विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क की ओर है। गोदोलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक जाने वाली सड़क को हेरिटेज लुक में डेवलप किया गया है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एकदम नया अनुभव है। विश्वनाथ की इस नई काशी को कोई निहार रहा है तो कोई इसे देखकर गुनगुना रहा है। ये गोदोलिया चौराहा पूरा बदल गया है। पहले भी मैं यहाँ पर बचपन से रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। जो सुकून अब यहाँ पर है वो पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पे पूरा पिच और पिंक कलर में पूरा पेंट हो गया है। देखो, मतलब घर खिड़की से बाहर ही देख के लगता है कि मतलब फॉरेन में आ गए हैं। सामने ऐसी लाइटनिंग वगैरह है कि लगता ही नहीं कि हाँ हम इंडिया में हैं। पूरा फॉरेन वाली फीलिंग आती है। इतनी शांति रहती है और इतना अच्छा लगता है कि अगर मतलब कि आप पढ़ के थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेट हो तो एक बार बाहर देख लो तो आपका सारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए। पीएम मोदी की इच्छा पर इस सड़क को सवारा सजाया गया है। नीचे सड़क पर गुलाबी पत्थर तो सड़क के आसपास दुकानें, मकान सभी गुलाबी रंग में रंगे हैं। सड़क के दोनों तरफ बिजली के हेरिटेज पोल लगाए गए हैं। कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से इस ऐतिहासिक सड़क के आसपास का प्राचीनतम स्वरूप खत्म न हो। पहले तो कहते थे जो नगरी है, चलिए ठीक है, बनारस की नगरी है, उतना अच्छा साफ सफाई नहीं, पर जब से ये हेरिटेज सिटी हुआ, स्मार्ट सिटी हुआ है, लोग का सोचने का नजरिया ही बदल गया है। बोलते क्या ये वही बनारस है जो आज से 5 साल पहले मैं आया था,
अब तो बदल गया पूरा ये। वाराणसी में स्मार्ट सिटी के लिए चल रहा काम शहर की पुरातत्व महत्व को सहेजते हुए किया जा रहा है। गोदोलिया चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग बनकर लगभग तैयार है। दुकानों के साथ घरों किनारे की दीवार को गुलाबी रंग में रंगा गया है। जमीन पर खास तरीके की ईंट बिछाई गई है। पूरे इलाके को आदर्श परिपथ के तौर पर विकसित किया गया है। उम्मीद है कि गोदोलिया चौराहा आने वाले दिनों में काशी नगरी के लिए पर्यटन के तौर पर भी नया रूप लेकर सामने आने वाला है। आप भी बनारस आइए और बनारस की लंदन स्ट्रीट का आप भी आनंद उठाइए। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल। प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियाँ। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियाँ। और ब्रेक के बाद बात आजमगढ़ की करते हैं। यहाँ पर एक मृतक अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, कागजों में मृत घोषित व्यक्ति अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है, और वो भी पूरे धूमधाम के साथ। दरअसल आजमगढ़ में रहने वाले लाल बिहारी मृतक को 30 जून 1994 में मृत घोषित कर दिया गया। तब से वो अपना पुनर्जन्मदिन हर साल मनाते हैं।
27वां मृतक पुनर्जन्म दिवस। ये सुनकर और देखकर शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए आपको समझाते हैं पूरी कहानी। ये है लाल बिहारी मृतक, जो आज अपना 27वां पुनर्जन्म दिवस मना रहे हैं। पुनर्जन्म दिवस इसीलिए क्योंकि 30 जून 1994 को सरकारी विभाग के दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तब खुद को कागजों में जीवित करने के लिए लाल बिहारी ने लंबी लड़ाई लड़ी। मेरा 27वां मृतक पुनर्जन्म दिवस है, क्योंकि 30/7/1976 में मुझे भू राजस्व अभिलेखों में पुनः जीवित कर दिया गया था, मृत को घोषित कर दिया गया था। 30 जून 1994 को पुनः जिंदा हो गया। तो मैं हर साल जीवित मृतक दिवस मनाता हूं और पुनर्जन्म दिवस मनाता हूं। लाल बिहारी 2022 में 28 साल के हो जाएंगे और तब वो पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे, जिसमें वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को आमंत्रित करेंगे। लाल बिहारी मृतक ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में 25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पैसे मिलने पर मृतक संघ अपना एक ट्रस्ट बनाकर जनता की सेवा करेगा, जरूरतमंदों की मदद के मकसद से आगे बढ़ेगा। शादी समारोह होगा, उस शादी समारोह में मैं राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री तक और लोगों को आमंत्रित करूंगा। भविष्य में देखना है कि ये कब हम शादी कर लेते, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी एक इंतज़ार है, जो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में जो 25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा चल रहा, उसके इंतजारी में हमारी शादी टल रही है, नहीं तो हम पहले ही कर लिए होते। तो ये थोड़ी सा एक समाज को जागरूक करने के लिए हम ये लड़ाई का रुख देख रहे हैं। और एक व्यक्ति को जीवित होते हुए मृत घोषित होने की वजह से खुद को जिंदा दिखाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। न्यूज़ 18 के लिए आजमगढ़ से अभिषेक की रिपोर्ट। और गेहूं, धान, दाल, सब्जी की ऑर्गेनिक खेती तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन मेरठ में जानवरों के चारे की खेती भी ऑर्गेनिक की जा रही है, जिसे लोग बेहद पसंद भी कर रहे हैं। खेतों में लहलाती हरी भरी फसलें मेरठ की हैं, जहां अब ऑर्गेनिक खेती की बयार बहने लगी है। गेहूं, गन्ना तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते ही हैं, लेकिन अब जानवरों का चारा भी ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जा रहा है। एक किसान ने तो 1 एकड़ में सिर्फ जानवरों के लिए चारा उगाया है। किसान प्रवीण कुमार को खेती किसानी में नई सोच के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो उनसे परिचय होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप किसान हैं तो आप ये ट्राई करें कि किस प्रकार हम केमिकल्स का इस्तेमाल कम करें और आप गाय आधारित जो है खेती को करें, थोड़ा ट्राई करें उसमें। तो उनके कहने पर मैंने थोड़े क्षेत्रफल में ये प्राकृतिक खेती करना आरंभ किया। प्रवीण कुमार अपने खेत में गेहूं की एक विशेष प्रजाति उगाते हैं, जिसकी कीमत बाजार में 55 रुपए प्रति किलो तक है। इस फसल की खासियत ये है कि पूरी तरह रसायन मुक्त और प्राकृतिक है। आगरा से लेकर देहरादून, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और कानपुर तक इस गेहूं के खरीदार हैं। आप गाय आधारित जो है खेती को करें, थोड़ा ट्राई करें उसमें। तो उनके कहने पर मैंने थोड़े क्षेत्रफल में ये प्राकृतिक खेती करना आरंभ किया और धीरे धीरे फिर मैंने उसको बढ़ाया। शुरू में मैंने गन्ना और गेहूं की फसल से इसकी शुरुआत की। रसायनों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने धरती को जहरीला बना दिया है, इसीलिए जरूरत है पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती की, जिससे किसानों को अच्छे दाम भी मिल सके और शरीर को भी स्वस्थ रखा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और आम का एक पेड़, लेकिन उस पर 121 किस्म के आम। सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सहारनपुर में आम का एक ऐसा पेड़ है जिस पर आपको दशहरी, चौसा, सफेदा, अम्रपाली जैसे सभी आमों का स्वाद मिल जाएगा।
अगर हम आपसे कहें कि एक आम के पेड़ पर 121 किस्म के आम लग सकते हैं तो यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात 100% सच है और उसके लिए आपको मलिहाबाद जाने की भी जरूरत नहीं। ये अनोखा पेड़ सहारनपुर में है जिस पर 121 किस्म के आम लगते हैं। सहारनपुर के कंपनी बाग में आम के एक पेड़ पर 121 किस्म के फल की पैदावार हो रही है। करीब 5 साल पहले कंपनी बाग में ये अनोखा प्रयोग किया गया था जिसका मकसद आम की नई किस्म पर शोध करना था और आज ये प्रयोग बड़ा फलदायक दिखाई दे रहा है। आम उत्पादन के मामले में सहारनपुर का नाम सबसे ऊपर है। जिले की फल पट्टी में आम की बागवानी जमकर की जाती है और इस कारण सहारनपुर में आम की नई किस्मों पर शोध भी होते रहे हैं। हमारा बिजू जहाँ वहीं रहेगा, जिस पौधे का हमें आम चाहिए उस पौधे के हम टहनी लेते हैं, उस टहनी को लाके यहाँ बांधते हैं तो वो हमारा आम तैयार हो जाता है। तो उसी को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए ये 15 साल का पौधा है। जब ये 5 साल से ऊपर का हो गया उस पर से हम यहाँ के वैज्ञानिकगण हमारे बांधना शुरू किए। तब से लेकर आज 15 साल का हो गया लगभग। तो इस पर 121 प्रजातियों की जो है विभिन्न तरह की कलम जो है बांधी गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये पेड़ 15 साल पुराना है और उस पेड़ पर जब ये शोध किया गया था तब इसकी उम्र 10 साल थी। आम के देसी पेड़ की शाखाओं पर अलग अलग किस्म के आमों की ब्रांच यानी कलमें लगाई गई थी, जिसके बाद पेड़ की देखरेख के लिए अलग से नर्सरी इंचार्ज की नियुक्ति भी हुई थी और इसी देखरेख का ये नतीजा है कि अब इस पेड़ की सभी कलमों पर अलग अलग तरह के आम लगे दिखाई देते हैं। इस समय